Jai Hind students, class 12. In this video, I will continue the topic of population interaction. In this video, I will talk about the population interaction, that is competition and parasitism and commensalism, mutualism, that is given in your NCERT book. In the previous video, I have already taught you about the predation and beneficial relationship, what is detrimental relationship and what is neutral relationship, and how they are presented in a plus, minus and zero symbol. Okay, now come to the competition. Competition is a type of population interaction in which both the species that is interacting among each other are detrimental in condition, means दोनों माइनस माइनस में रहते हैं, दोनों को घाटा ही होता है, दोनों सफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन. तो बात होगी कि दोनों कोई इंटरेक्टिंग स्पीसीज जो है दोनों माइनस माइनस ही रहते हैं, तो आखिर कंपटीशन एग्जिस्ट क्यों करता है. जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कंपटीशन का होना इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, इसके पिछले चैप्टर को अगर आप पढ़े रहते इवोल्यूशन को, उसमें आप देखते ये कंपटीशन ही है जो कि मदर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन की. ये आपस में कंपटीशन ही होता है, तभी आदमी निखर कर सामने आता है, उसका टैलेंट जो है तभी निखरता है. जब बच्चों के बीच में कम्पिटिटिव भावना रहेगी, माना कि कम्पिटिटिव निगेटिव है, लेकिन कंपटीशन वाली भावना होने के कारण ही एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर मेहनत करता है, अपने बेस्ट को निकालता है. तो इसी चक्कर में स्पीसीज भी अपने बेस्ट को निकालते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ताकि वो इस रिसोर्स को खाने में, पीने में, फूड में, शेल्टर में अपना बेस्ट दे पाएँ और उसका बेस्ट यूज कर पाएँ. अब जो स्पीसीज अपना बेस्ट दे पाएगा और वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, मीन्स फिट होगा और वो सर्वाइव करेगा, फिर उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा, फिर वो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा और अपने पॉपुलेशन के नंबर को बढ़ाएगा. तो कंपटीशन का जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही आवश्यक है नेचुरल सिलेक्शन एंड ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए. तो डार्विनिज्म, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया है, अलग अलग डेफिनेशन दिया है कि कंपटीशन को सबसे पहले तो कहा कैसे जाए, डिफाइन कैसे किया जाए और कंपटीशन आखिर होता क्या है. इस कंपटीशन में एक दूसरे दोनों स्पीसीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है कंपटीशन में. नाउ in your NCERT book, it is given that competition is best defined as a process in which the fitness of one species, that is measured in term of its R, that is the intrinsic rate of population, intrinsic rate of growth of increase, is significantly lower in the presence of another species. इस लाइन का मतलब समझना बहुत ही ज़रूरी है. कंपटीशन को डिफाइन करने के लिए ये कहा गया है कि कंपटीशन एक ऐसा दो स्पीसीज के बीच में एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें होता क्या है कि एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरा स्पीसीज का आर जो है वो घट जाता है, उस पर प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है. और आर क्या है? अपने आप को एग्जिस्ट करने की, अपने आप को ग्रोथ करने की इंट्रिंजिक इच्छा, अपने आप को रिप्रोडक्शन करके और नेचर में एग्जिस्ट करने की, स्टेबल होने की प्रबल इच्छा, दैट इज़ डिनोटेड बाय आर. आर जितना ज़्यादा होगा मीन्स वो पॉपुलेशन, वो इंडिविजुअल पॉपुलेशन में ग्रोथ उतना ही ज़्यादा करेगा, पॉपुलेशन में उसका नंबर उतना ही ज़्यादा, रिप्रोडक्शन रेट उतना ही ज़्यादा होगा. तो कंपटीशन क्या है कि ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज का जो आर फैक्टर है वो दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में घट जाता है, उसको उसकी जो इच्छा है इसके प्रेजेंस के चक्कर में दब जाती है, घट जाती है, इफेक्ट पड़ जाता है. जैसे मैं एक अच्छी टीचर हूँ, ओके, मैं और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छे से फलरिश कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मेरी कोई
इससे भी बेहतर टीचर से हमारी तुलना होने लगे और हम दोनों का क्लास पैरेलल चलने लगे, तो ज़रूर जो बेस्ट टीचर है उसके इफ़ेक्ट में मेरा जो बेस्ट था, गुड था कभी, वो क्या होगा, वो इफ़ेक्ट होगा। और इस कंपटीशन में मैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो फाइट करूँगी या तो अपने आप को इम्प्रूव करूँगी ताकि मैं भी बेस्ट बनूँ, या तो मेरी छवि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मैं इम्प्रूव कर गई देन तो मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगी, अगर मैं इम्प्रूव नहीं की तो क्या होगा, मेरा एक्सटिंक्शन होगा, डिमिनिशन होगा। वो स्पीसीज जो है धीरे धीरे वहाँ से पॉपुलेशन डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपटीशन को डिफाइन ऐसे किया गया है डैट इसके प्रेजेंस में एक स्पीसीज का जो आर फैक्टर है वो लेसन हो जाता है, कम हो जाता है। सो इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू डिमॉन्स्ट्रेट, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग लेबोरेटरी में दिखा सकते हैं। और गॉज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस, जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? A competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. Strong and persuasive circumstantial evidences do not exist, however, in some cases. Abingdon tortoise है इन गालापागोस आइलैंड में, वो एक्सटिंक्ट हो गए पूरे विदिन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड। मीन्स ये जो गॉज थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फील्ड एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो टॉर्टोइज थे गालापागोस आइलैंड पे, एबिंगडन टॉर्टोइज, उनकी ग्रेजिंग की स्पीड कम थी और वो आराम से रह रहे थे। लेकिन जब उस एरिया में गोट को फ्रीली छोड़ दिया गया जिनका ग्रेजिंग रेट उस टॉर्टोइज से ज़्यादा था, तो क्या हुआ, कुछ सालों बाद विदिन अ डिकेड, 10 साल के अंदर ही वो गोट जो है वो ब्राउजिंग अपने ग्रेजिंग एफिशिएंसी के कारण डोमिनेंट हो गए और धीरे धीरे टॉर्टोइज जो है वहाँ से डिमिनिश होना स्टार्ट कर दिए। तो आप जो 12th में पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ेंगे वो केवल ये पढ़कर नहीं छोड़ देना है कि व्हाट इज़ कंपटीशन, व्हाट इज़ पैरासिटिज्म, व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, ये भी पढ़ना है हमें कि इसका नेचर कैसे उपयोग करती है, इस इंट्रैक्शन का नेचर में क्या उपयोग होता है, इकोसिस्टम कैसे इस कंपटीशन को, पैरासिटिज्म को यूज करती है अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए। सारे रिलेशनशिप अच्छे हैं और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन बुरे वाले का होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे उनका कहना था एक कंप्लीट एक्सक्लूजन का मतलब हुआ कि कंपटीशन में एक स्पीसीज कंप्लीटली खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको ये भी प्रूफ किया गया कि ये कहना सही नहीं है कि कंपटीशन में कोई एक स्पीसीज बिल्कुल एक्सक्लूसिवली एक्सटिंक्ट हो जाता है। हो सकता है कि उस कंपटीशन के कारण वो अपना हैबिट चेंज कर ले और हैबिट चेंज करके दूसरे तरीके में वो एडप्ट कर जाए और वहाँ से मतलब शिफ्ट हो जाए। जैसे इस घर में बहुत कंपटीशन होने लगा, जैसे जॉइंट फैमिली में बहुत कंपटीशन होने लगता है, तो क्या होता है, एक छोटी फैमिली का टुकड़ा निकलकर बाहर चला जाता है और वो अपना हो सकता है हैबिट चेंज कर लेगा, लिविंग स्टाइल चेंज कर लेगा और वो सोचेगा चलो अब मैं इससे ये नहीं करूँगा, इसमें बहुत कंपटीशन है, अब मैं ये करूँगा, और वहाँ पे अपना लाइफ वर्लिस करना स्टार्ट कर देता है। तो हो सकता है कंपटीशन जो है वो कंप्लीट एक्सक्लूजन को फेवर नहीं भी करता है। कंप्लीटली कोई स्पीसीज ये हर वक्त सही नहीं है कि जो कमज़ोर स्पीसीज है वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कर जाएगी। ये भी हो सकता है कि जो कमज़ोर स्पीसीज है वो अपने हैबिट को चेंज करेगा और वहीं पे जो रिसोर्स प्रेजेंट है, रिसोर्स का पार्टीशन होगा, मतलब बंटवारा होगा। एक पेड़ है, उस पेड़ पे 50 चिड़ियाँ हैं, कीड़ा है, सब हैं, तो इस पेड़ के लिए तो सब कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, अगर कीड़ा क्या करेगा, वो रूट में रहना स्टार्ट कर लेगा, कोई चिड़िया केवल लीफ को खाएगी, कोई चिड़िया क्या करेगी, केवल फ्रूट को खाना स्टार्ट कर देगी, कोई चिड़िया कहेगी चलो हमको फ्रूट नहीं मिल पा रहा है, मैं ऐसा हैबिट डेवलप करती हूँ कि मैं सीड खाऊंगी केवल, तो वो केवल सीड खाना स्टार्ट कर लेगी। तो हुआ ना, रिसोर्स का पार्टीशन हो गया, रिसोर्स का बंटवारा हो गया अच्छे से कि लो तुम ये करो, लो तुम ये खाओ, लो तुम वो खाओ, और फिर कंपटीशन को कम किया जा सकता है।
तो हर वक्त ये कहना कि कम्प्लीटली कोई एक स्पीसीज कंपटीशन में एक्सक्लूड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये सही नहीं है और एक्सपेरिमेंटली इसको दिखाया गया। सो कंपटीशन यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, दो तरीके का हो सकता है। अगर सेम स्पीसीज के अंदर कंपटीशन है देन इट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक, और दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर अगर कंपटीशन हो रहा है, जैसे कुत्ते और बकरी में हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक, एंड कुत्ते के बीच में हो रहा है देन इट इज़ कुत्ते एंड बकरी के बीच में हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक, एंड कुत्तों के बीच में ही हो रहा है तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा खतरनाक है इन कंपैरिजन टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अनरिलेटेड स्पीसीज ऑल्सो कम्पीट फॉर सम सेम रिसोर्सेज। कभी कभी क्या होगा कि अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करेंगे। जैसे कॉलोनिल्स में कॉलोनिल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट showed that on a rocky sea coast of Scotland, the larger and competitive superior branchial dominates the intertidal area and excludes the smaller branchial from that zone. In general, herbivores and plant appears to be more adversely affected by the competition than carnivores. तो यहाँ पे देखेंगे कि कंपटीशन केवल रिलेटेड और को रिलेटेड स्पीसीज में ही नहीं होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज अगर उनका एक ही रिसोर्स वो यूज कर रहे हैं तो भी वहाँ कंपटीशन स्टार्ट हो सकता है। जैसे फ्लेमिंगो एंड फिश कम्पीट फॉर जू प्लैंकटन। गॉस कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडिफिनेटली एंड कम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। मीन्स गॉस का कहना था कि कंपटीशन के कारण दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जिनका एक ही रिसोर्स है वो को एग्जिस्ट इंडेफिनिट टाइम तक नहीं कर सकते हैं, उसमें से एक डिमिनिश होगा, एक्सटिंक्ट होगा ही होगा। लेकिन ये हर केस में सूटेबल नहीं बैठता है। मोस्ट रिसेंट जो स्टडीज़ हैं वो ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट कंपटीशन दे रहे हैं। इस तरह का नेट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं कि कंपटीशन होने के बाद एक स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगा और एक स्पीसीज़ रहेगा। ये ऐसा नेट बात नहीं कही जा रही है, एक ग्रॉस बात कही जा रही है कि नहीं, ऐसा होने की संभावना नहीं भी है, जिसका हमने एग्जाम्पल रिसोर्स पार्टीशन करके बताया कि हो सकता है कंपटीशन होने के बाद जो डिफरेंट स्पीसीज हैं वो आपस में रिसोर्स को बांट लें और कंपटीशन को कम करें, स्टेबलाइज करें। So one such mechanism is resource partition. If two species compete for the same resource, they could avoid competing by choosing, for instance, different times for feeding or different foraging pattern. या तो वो समय बदल देंगे, कोई रात में आके उस पेड़ पर बैठ के उस पेड़ को यूज करेगा, कोई दिन में उस पेड़ पर बैठ के उस पेड़ को यूज करेगा, या फॉरगेजिंग पैटर्न, कोई उसके पत्ते को खाएगा, कोई उसके ब्रांचेज को खाएगा, कोई उसके रूट को खाएगा, कोई उसके फूड, कोई फ्लावर, कोई सीड। ऐसा फीडिंग फॉरगेजिंग हैबिट को चेंज करेगा और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करेगा। मीन्स कंपटीशन को लो किया जाता है बाय हार्मनी partition of the resource. MacArthur showed that 5 closely related species are warblers, ये चिड़ियाँ हैं, living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging activities. अब जैसे 5 स्टूडेंट थे, सारे पांचों को नीट क्वालिफाई करना था, पांचों नीट के लिए compete कर रहे थे, मरे जा रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, लड़ रहे थे। अब क्या होगा? नहीं, एक बच्चा बोलेगा चलो मैं नीट में मुझे टॉप वॉप नहीं करना है, मैं डेंटल भी मिल जाएगा या कहीं से प्राइवेट एग्रीकल्चरल भी मिल जाएगा, मैं कर लूँगा। कोई डेंटल कोई प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, कोई नीट छोड़ा, कोई बीएससी करना स्टार्ट किया, कोई दूसरा चीज़ इसी फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में दूसरा करियर ऑप्ट कर लिया। तो क्या होगा? पांचों एग्जिस्ट किए लेकिन पांचों ने अपनी सोच को बदलकर कंपटीशन को कम किया। तो कंपटीशन में ये भी संभावना हो सकती है दैट ऑल द स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट विथ बाय द रिजल्ट ऑफ रिसोर्स पार्टीशन। कंप्लीट एक्सक्लूजन की बात जो गॉस ने किया था वो अब नहीं माना जाता है।
So it was all about your competition. Now come to the parasitism. Parasitism में क्या होता है? The living organism, the parasitism is the interspecific interaction where one of the species, that is parasite, depend on the other species that is called host for food and shelter. ये बिल्कुल एक के लिए बेनिफिशियल है और एक के लिए डेट्रीमेंटल है. मीन्स एक स्पीसीज ए पर साइन प्लस जाएगा और स्पीसीज बी के लिए साइन माइनस जाएगा. तो स्पीसीज ए जो साइन प्लस है वो तुम्हारा पैरासाइट है, वो जिसको बेनिफिट हो रहा है, और स्पीसीज बी जो जिसका साइन माइनस है वो होस्ट है, जिसका फूड और शेल्टर छीना जा रहा है पैरासाइट के द्वारा. पैरासाइट एंड होस्ट को एक साथ को एग्जिस्ट करता है. इसके कारण उनको एक साथ को इवोल्यूशन होने की भी आवश्यकता ज़्यादा है. जैसे किसी एक प्लांट पे जो उस पे अगर कोई वर्म जो है या कोई जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे पैरासाइट है, तो अगर प्लांट अपने आप के हैबिट को या इवॉल्व कर रहा है, जेनेटिकली चेंज कर रहा है, अपने इनर इन्वायरमेंट को चेंज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उस पैरासाइट को भी चेंज होना पड़ेगा ताकि वो उसमें रह पाए. सो उनका को इवोल्यूशन होता है. अगर होस्ट इवॉल्व करेगा तो पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा, नहीं तो क्या होगा, होस्ट आगे बढ़ जाएगा इवोल्यूशन में, पैरासाइट अपने हैबिट को चेंज नहीं कर पाएगा, तो उनका रिलेशनशिप बैठ नहीं पाएगा. और पैरासिटिक रिलेशनशिप क्लोज रिलेशनशिप है, मीन्स दोनों का इंटरेक्शन बहुत क्लोज है. दोनों की इवोल्यूशन होगा तो दोनों का होगा, जो भी चेंज आएंगे वो दोनों में आएंगे. पैरासाइटिक एडेप्टेशन क्या है? मीन्स जो पैरासाइट एनिमल्स हैं जो भी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका एडेप्टेशन क्या है? अब हैं पैरासाइट, उनको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहना है, या तो इंडो या इक्टो. इंडो मीन्स अंदर, इक्टो मीन्स ऊपर. अब उनके अपने ही खुद बॉडी बहुत लंबे चौड़े हो जाएं, पूरा सिस्टम डेवलप्ड हो जाए, तो उनको काफ़ी स्पेस भी चाहिए, उनको खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, उतना वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसलिए नेचर ने क्या किया, पैरासाइट्स के बहुत सारे ऑर्गेन्स को रिड्यूस कर दिया, ऑर्गेन सिस्टम को रिड्यूस कर दिया. क्योंकि उनका कहना, नेचर ने क्या कहा कि तुमको तो घर बैठे किसी और के घर में चुपचाप खाना बना हुआ पका हुआ मिल रहा है, तो तुमको क्या ज़रूरी है 10 हाथ पैर की, तुमको क्या ज़रूरी है बहुत अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तुमको क्या ज़रूरी है बहुत अच्छा तुम्हारा ब्रेन हो, तो क्यों ना तुम एकदम लेस इवॉल्व हो. डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया. बहुत अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप नहीं हुआ क्योंकि पका पकाया जूस उनको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन करने का ज़रूरत नहीं है. बॉडी सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप नहीं हुआ. हाँ, डेवलप हुआ सबसे अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि उनको संख्या अपनी बढ़ानी रहती है, ताकि वो, क्योंकि बैठे बैठे क्या करना है, तो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप रहता है. Parasite tend to co-evolve. They may loss of sense organ, presence of suckers and hookers so that they can attach to the host plant or host organism. Loss of digestive system because they get the prepared food material from the host. High reproductive capacity because they have to increase their number in the host. Some parasites have complex life cycle and generally have 2 or more intermediate hosts. Like best example is malaria, plasmodium. It will complete its life cycle into 2 organisms. One is mosquito and the other is human. So they have to be very specific and they have to be very concise in their lifestyle, क्योंकि उनको 2 होस्ट में अपने पूरे जीवन को कंप्लीट करना है. तो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा अडेप्ट करना है कि हम यहाँ भी रह लें वहाँ भी रह लें, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लें. तो उनमें बहुत, उनके ऑर्गन सिस्टम में बहुत तामझाम नहीं रहता. Intermediate hosts act as vectors which facilitate the parasitization of the host. Human liver fluke has 2 intermediate hosts. One is snail and the second is fish. Malaria I have given already example. Malarial parasites has also 2 hosts. So host adaptation, इसमें आपको पैरासिटिक एडेप्टेशन मीन्स पैरासाइट्स के क्या एडेप्टेशन है ताकि वो इक्टो और इंडो पैरासिटिक रिलेशनशिप में रह पाएगा, ये पॉइंट इस टॉपिक में बहुत इम्पॉर्टेंट है.
that they have reduced digestive system, they have reduced sense organs, they have they have suckers and hook to catch the prey, catch the host, not prey. So this is all about your parasitic. You have to learn about ectoparasites, means ecto means outer, जैसे फॉर एग्जांपल कुस्कुटा जो कि प्लांट के ऊपर रहता है. इंडो पैरासाइट्स लाइक दिस लीवर फ्लूक, प्लाज्मोडियम, दिस इज इंडो पैरासाइट जो कि बॉडी के अंदर रहकर हमारे बॉडी के प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल या ब्लड को ऑब्जॉर्व करेगा, यूज करेगा. सो दे में भी इंडो एंड इक्टो. आपके बुक में एक बहुत अच्छा ब्रूड पैरासिटिज्म दिया हुआ है जो कुकू एंड क्रो के बीच में होता है. कुकू अंडे ले करती है क्रो के घोंसले में, और फिर जब अंडा हैच होता है, एग जब हैच होगा तो वो कुकू निकलेगी, क्रो निकलेगा, और इस तरह कुकू जो है बहुत चालाकी से क्रो के नेस्ट को यूज कर लेती है अपने अंडे को प्रिपेयर करने में, हैच करने में. सो this is all about your parasitic relationship. What are all the examples that is given in your NCERT book? You must remember of all these population interaction में जितने भी आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं. नाउ कम टू द commensalism. It is the interaction in which one species benefits and other is neither harmed nor benefited. एक स्पेसीज को फ़ायदा होता है, दूसरे को कुछ मतलब नहीं है, ना वो घाटे में रहता है ना वो फ़ायदे में रहता है, मीन्स न्यूट्रल रहता है. उसका तो सिंबल कैसा जाएगा, 0. और एक स्पेसीज फ़ायदे में रहता है तो उसका स्पेसीज का सिंबल जाएगा 1. लाइक एग्जाम्पल है इपीफाइट्स, ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन ए ट्री ब्रांच. जो इपीफाइट्स हैं, पेड़ के ऊपर कोई पेड़ रहते हैं, वो कुछ नहीं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो बस सपोर्ट के लिए पेड़ के ऊपर रहते हैं. उनका न्यूट्रिशन पैरासिटिक की तरह अब्जॉर्ब नहीं करते, और मैंगो ट्री को कुछ लेना देना नहीं है. उसी तरह ब्रैंकेल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल्स. ब्रैंकेल्स जो है, ब्रैनेक्स, वो आपके व्हेल के बैक पे रहती है, उससे उसको मूवमेंट मिलता है, और व्हेल्स को कुछ नहीं होता इससे. एसोसिएशन बिटवीन एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल. एग्रेट वो चिड़िया है जो कि कैटल के साथ साथ चलती है, और वो कैटल जब ग्रेजिंग करते हैं तो इंसेक्ट्स फ्लाई करेंगे जो कि एग्रेट को दिखता है, और वो उसका यूज करती है, खाती है. द क्लाउन फिश लिविंग अलोंग द सी एनिमोन्स. सी एनिमोन्स याद कीजिए, सेलेंटरेट है, उसमें टेंटिकल्स होते हैं, और उससे ये क्लाउन फिश जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं सुंदर वाली, वो बचती हैं, प्रोटेक्शन होता है उनका, और ये उन्हीं के आगे पीछे रहती हैं. शकर फिश ऑन द बैक ऑफ द शार्क. शकर फिश शार्क के बैक पे जो रहता है वो दैट इज ऑफ कॉमेंसलिज्म रिलेशनशिप. आप एग्जाम्पल को जरूर याद रखेंगे जो भी बुक में दिया हुआ है. One is another example is between sea anemone that has stinging tentacles and the clownfish. मैंने बता दिया, आपके बुक में भी यही है कॉमेंसलिज्म के एग्जाम्पल में, that one organism is getting benefited and other is neither benefited nor harmed. And your last one interaction is mutualism. Mutualism, I personally like the best relationship in which both are benefited. यही हमारी दुनिया है. जब तक दोनों जिस रिलेशनशिप में दोनों के फ़ायदे होते हैं वो रिलेशनशिप सबसे बेस्ट होता है. म्यूचुअलिज्म में दोनों का फ़ायदा होता है. म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल आप शुरू से क्लास 11, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं. लाइकेंस हैं, माइकोरेहिजा है, और इसमें दोनों का क्या काम है आप इसको याद रखिएगा. लाइकेंस में फंगस जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करता है, एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है. उसी तरह फंगस हायर रूट प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बोहाइड्रेट लेता है प्लांट से. प्लांट डिपेंड अपॉन इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन एंड इन रिटर्न दे गिव देम नेक्टर्स. ये रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म का है जो कि काफ़ी इकोसिस्टम को एग्जिस्ट करने में हेल्प करता है. ये रिलेशनशिप होता ही नहीं तो फ्रूट मिलता ही नहीं. कोई भी प्लांटेशन हम लोग मतलब जो भी फ्रूटिंग और क्रॉप्स होते हैं वो होते ही नहीं क्योंकि पॉलिनेशन हुआ, इंसेक्ट पॉलिनेशन है
अगर वो पॉलिनेशन इंसेक्ट पे डिपेंड करता है तो इंसेक्ट को क्या मिलेगा उस फ्लावर से, तो नेक्टर मिलेगा, और इन टर्न उस प्लांट को नेक्टर के बदले वो खुद नेक्टर दिया और उसका क्या हुआ, उसका पॉलिनेशन हुआ. सो एनिमल्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड, इन रिटर्न दे गेट फ्रूट. अगर जो एनिमल कोई फ्रूट को खा रहे हैं तो इससे उस पेड़ का क्या फ़ायदा हुआ, उसके सीड का डिस्पर्सल हो रहा है, वो कहीं दूर जाके उस सीड को गिराएगा और उससे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा. सो सीड डिस्पर्सल में हेल्प आया. नाउ इन द सेम one best example is given in your mutualism that fig flower. इसमें फिग के फ्लावर में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस पे वास्प जो है, चीटे, छोटे काले वाले चीटे वो आते हैं और उसके इन्फ्लोरेसेंस में अंडे ले करते हैं, और इसके बदले उस फिग के इन्फ्लोरेसेंस का क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और ये वास्प उसी में अपने अंडे को ले करते हैं और वो तब तक और फ्लावर का पॉलिनेशन हुआ और इनका एग लेइंग हुआ. यहाँ पे इनके अंडे लार्वी जो हैं डेवलप होंगे, एग हैच होगा, और जब ये फ्रूट बनकर तैयार होगा तब तक वास्प भी कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और वो यूज करके इसके न्यूट्रिशन को गेन करके बाहर आ जाता है. सो दोनों का फ़ायदा हुआ. सो फिग एंड वास्प का रिलेशनशिप, वास्प दैट चीटा, उसका रिलेशनशिप आप लोग ज़रूर याद रखिएगा. कभी कभी इसमें जो कोई आप में इसमें सीडो पॉलिनेशन का भी, सीडो कॉपुलेशन का होगा. कभी कभी धोखाधड़ी भी नेचर में हो जाती है. फ्लावर अपने आप के शेप को क्या करेगा कि एक फीमेल इंसेक्ट की तरह बना लेगा और मेल इंसेक्ट इसको फीमेल समझकर इसके पास आएगा और सीडो कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा, और इस केस में पॉलिनेशन हो जाएगा. लेकिन बेचारा यहाँ इंसेक्ट ठगा गया, इसको तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ और इस फ्लावर का पॉलिनेशन हो गया. तो थोड़ी बहुत चिटिंग भी इस केस में कभी कभी चलती है. सो ऑर्किड्स, सो बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, और ये जो पैटर्न है ये ऑर्किड्स और ऑफ्रिस में डेवलप हुआ है टू गेट सेक्सुअल डेसिट, मीन्स सेक्सुअली धोखेधड़ी, टू गेट पॉलिनेटेड डन बाय द स्पीसीज ऑफ बी. वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल. इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि किस में होता है, डैट इज मेडिटेरियन ऑर्किड, ऑफिस में होता है. और दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल था जो कि एकदम रियल, कोई धोखाधड़ी नहीं है, वास्प एंड फिग एग्जाम्पल. फिर लाइकेन एग्जाम्पल, माइकोरेहिजा एग्जाम्पल, ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके म्यूचुअलिज्म के हैं. और ये बहुत अच्छे से इस देखिए डायग्राम में आप यहाँ पे देख रहे हैं फिग से कैसे ये छोटे छोटे जो चीटे हैं वो जब ये फिग पूरा डेवलप हो जाएगा तो ये चीटे भी डेवलप हो जाएंगे, और इनसे जब ये ब्रेक करेगा, बर्स्ट करेगा फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड, तो चीटे भी इनसे बाहर निकलेंगे. सो इसके बाद आपका नाउ ये आपका देखिए ये सीडो कॉपुलेशन का है, जिसमें जो इस फ्लावर का ये पार्ट देखिए, ये लग रहा है जैसे इस इंसेक्ट को लगेगा कि ये फीमेल है एंड ही विल बी अट्रैक्टेड, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड देयर इज अ चिटिंग हेयर पॉलिनेशन occur, pollination of the flower, but this insect will get nothing in the. So this is all about your population interaction, and here we finish this chapter. Remember each and every example of this chapter of population interaction. ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में 1-2 एग्जाम्पल करके जरूर आएगा. रीड द चैप्टर, read line by line, remember all the examples given in the population interaction. Okay, thank you.